हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी। आपका कोई भी डाउट हो चेस्ट फिजियोथेरेपी से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चेस्ट फिजियोथेरेपी, शॉर्ट में इसको हम लोग सीपीटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स को करते हैं, जैसे हम लोग म्यूकस और इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं हमारे लंग से। मेनली आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यूज टू हेल्प क्लियर म्यूकस एंड इम्प्रूव लंग फंक्शन। इससे क्या होता है, जो आपके लंग्स में जितना भी म्यूकस होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी से आप उस म्यूकस को रिमूव कर पाते हो और जो लंग की फंक्शनिंग और जो उसकी एक्टिविटी हो उसमें आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। जनरली इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशंस में जैसे कि COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया। इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी को एज अ मैनेजमेंट। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स पढ़ा है तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा मैनेजमेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी इसीलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। CPT कैन बी परफॉर्म बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ही परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस। और सम केसेस में हम लोग पेशेंट को बता देते हैं, जैसे कि वो अपनी केयर अपने आप को खुद से दे सकें, और जो उनके घर में केयर गिवर्स होते हैं जो उनको होम में प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग उनको टॉट तो मतलब सिखाते हैं, समझाते हैं। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी एक जनरल टेक्निक होता है, उसको कोई भी कर सकता है, बट उसकी जो जनरल सिंप्लिसिटी होती है उसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स में इसमें मेंशन करने होते हैं। अगर मैं बात करूँ, इसके कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं जो सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। सबसे पहले प्राइमरी कंपोनेंट में आपका आ रहा है पोस्टूरल ड्रेनेज। अगर मैं बात करूँ पोस्टूरल ड्रेनेज के, तो इसमें हम लोग म्यूकस को ड्रेन आउट करते हैं। इसमें हम लोग ग्रेविटी की हेल्प करते हैं, ग्रेविटी से हेल्प लेते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये टेक्निक है, इसमें हम लोग पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट लोब्स के लिए। जैसे कि आपको पता है लंग्स में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, अब किसी लोब में म्यूकस प्रेजेंट है तो उस हिसाब से उसको पोजीशन देंगे। उसके बाद में ग्रेविटी की हेल्प के साथ में म्यूकस को ड्रेन आउट करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो रिमूव आउट हो जाता है और आपकी लंग की फंक्शनिंग सही हो जाती है। तो आप पोस्टूरल ड्रेनेज में ऐसा करेंगे। फिर आपका सेकेंड प्राइमरी कंपोनेंट आता है परकशन। इसमें क्या होता है, क्लैपिंग। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है उसको आप पोजीशन देने के बाद में उसके चेस्ट वॉल पे कप्ड हैंड, मतलब कि जो इस तरीके का कप्ड हैंड होता है, इस तरीके से फिर्मली क्लैप करेंगे, मतलब कि इसके ऊपर टैप 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 करके। तो उस तरीके से करने की वजह से परकशन मेथड होता है जो कि आप चेस्ट फिजियोथेरेपी में पेशेंट पे करते हैं। फिर आपका आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है, आप जेंटली शेक करोगे या फिर वाइब्रेटिंग मोशन दोगे चेस्ट में, जिससे एक्सलेशन इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम में अगर आपने कभी भी बेड केयर सॉरी जैसे कि आपने बैक केयर करी होगी तो उस टाइम में वाइब्रेशन आता है ना एक स्टेप, तो उस वाइब्रेशन स्टेप को हम लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं करना होता है, आपको हाथ को इस तरीके से वाइब्रेट करना होता है अच्छे से, फिर डैप डैप करना होता है। फिर आपका आता है फोर्थ नंबर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो उसमें आपको आएगा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसमें क्या होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंशन होता है, एयरवे आपका क्लियर हो पाता है और जो लंग की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो पाती है। ज़्यादातर क्या होता है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, टोटल लंग कैपेसिटीज़ होते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम होते हैं। तो ये सारे वॉल्यूम्स टाइम बाय टाइम क्या होता है, परसेंट डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो तो उसके बाद ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं। बट अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज से ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। साथ ही साथ पर्सन जो है वो उसको अपने डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा और उसकी जल्द से जल्द ये सारी जो कंडीशंस है, डिजीज़ कंडीशंस, उससे वो ठीक हो जाएगा। फिर आपका आता है कफिंग टेक्निक। कफिंग टेक्निक आपने अगर COPD पढ़ा था, COPD में डेफिनेशन में आती है आपकी कफिंग टेक्निक। आपने पल्मोनरी हाइजीन अगर कभी पढ़ा होगा तो पल्मोनरी हाइजीन में सबसे बड़ा आपका आता है कफिंग टेक्निक। तो ये कफिंग टेक्निक होती क्या है, एक ये टेक्निक होती है जिसमें हम लोग कफिंग मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें आपको कफ करना होता है। कफ को भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नॉर्मल कफ करो, आपको फोर्सफुली कफ करना होता है, जिससे जो आपका इंटरनल मतलब कि जो लंग्स में जो बिल्कुल नीचे म्यूकस प्रेजेंट है वो भी एक्सक्रीट आउट हो। उस म्यूकस को कभी कभी हम लोग एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प में लेते हैं। अब अगर मैं बात
करूँ एग्जामिनेशन कैसा, तो कभी क्या होता है कोई बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी में म्यूकस डेवलप होता है, या कभी पेनिट्रेशन हो गया किसी और ऑर्गन से तब हो रहा है। तो उस सबको एग्जामिन करने के लिए और कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरल है उन सबको एग्जामिन करने के लिए हम लोग कल्चर कराते हैं, जिसके बाद में हम लोग को एनालाइज करके मेडिकेशन करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी एक नेक्स्ट पर्पस पे जाती है, जो कि आपकी आ जाती है एक डायग्नोस्टिक के लिए। बट कफिंग एक्सरसाइज मेन हम लोग पेशेंट में इसलिए करते हैं जिससे उनका म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हफ कफ एक्सरसाइज एक नॉर्मली ओल्ड एज पीपल भी कर सकते हैं। उसमें उनको चेयर पे स्ट्रेटली बैठना होता है, जो उनका बैक होता है वो स्ट्रेट होगा एकदम 90 डिग्री पे। तो उसके बाद में फोर्सफुली एक्सक्रेट करेंगे और उनका जो आगे का चेस्ट एरिया रहेगा और जो लेग रहेंगे जो पास में होते हैं उनके ऊपर आप टॉवल से कवर करोगे, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो उन सबको टेक्निक करोगे और कोशिश करिएगा कि उस टाइम पे डिस्टेंस पे कोई जैसे केयर गिवर्स हैं या प्रोफेशनलिज्म होते हैं उनको एज अ डिस्टेंस में होना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स तो फिर भी पीपी किट वेयर कर लेते हैं, मास्क ग्लव्स वेयर कर लेते हैं, बाद में जाके अपने हैंड वॉशिंग पे कर लेते हैं, बाद में जाके अपने हाथ को क्लीन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके में फिर भी कम रहती है। लेकिन जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो पेशेंट खुद से कर रहा होता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। फिर आपका 6th आता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। अगर मैं बात करूँ, स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है, 3 सिलेंडर्स ट्यूब्स होते हैं, उसमें 3 बॉल्स होती हैं और बाहर से ट्यूब होता है। पेशेंट को क्या करना होता है, जो ट्यूब होता है उसमें पेशेंट को फोर्सफुली मतलब कि एक्सहेल करना होता है, जिसकी वजह से जो बॉल्स होती है वो थोड़ी सी एयर जो जा रही होती है ना, जिसकी वजह से बॉल्स ऊपर नीचे होती हैं। तो उस कंडीशन में वो डिवाइस मेजर करके बताता है कि कितना उन्होंने इनहेल करा, कितना उन्होंने एक्सहेल करा, कितना उनका एयर फ्लो है, कितनी डीप ब्रीथ है। क्यों? क्योंकि जो वो बॉल्स ऊपर नीचे होते हैं तो उससे मीटर में आपकी लाइन होती है, उसमें आप रीड करके बता सकते हो। और अगर मैं बात करूँ स्पायरोमीट्री की, तो स्पायरोमीट्री आपको हर एक पर्सन में प्रोवाइड करना होता है जिसको पल्मोनरी डिजीज़ कंडीशन होती है। इससे क्या होता है, उसका इनटेक आउटपुट मेंटेन रहता है, साथ ही साथ उसमें ये मेंटेन हो पाता है कि उनका कितना एक्सलेशन है, फोर्सफुली रहता है, तो उतना उनको इफेक्टिव हेल्प करता है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो स्क्रीन पे शेयर है उसमें मैंने क्या लिखा है, दैट इज़ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये एक डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है कि आपने कितना डीपली इनहेल करा है, यह आपके डीप ब्रीथ्स को इनकरेज करती है धीरे धीरे। और स्पायरोमीटर डिवाइस आपको बाहर हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसकी एक्सरसाइज पहले तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 से 5 मिनट में करिएगा, फिर इसका टाइम इंक्रीज़ करते हैं 5 से 8 मिनट, फिर 8 से 12 मिनट। एकदम से इसको नहीं इंक्रीज़ कराते। कभी कभी क्या होता है, उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे हिंदी में कहा जाए तो सांस उखड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। अगर मैं बात करूँ तो फिर इसको धीरे धीरे आपको टाइम इंक्रीज़ करना होता है। और जो आपका लंग रहेगा वो उस टाइम पे लंग्स जो होते हैं वो आपके ओपन होते हैं। इससे क्या होता है, प्रमोशन होता है एयर फ्लो का। एयर फ्लो का प्रमोशन आप स्पायरोमीटर डिवाइस से कर सकते हो। एकदम सिंपल मेथड है। अगर पेशेंट को कुछ भी डिजीज़ कंडीशन हो रही है रिलेटेड टू लंग्स, तो आप स्पायरोमीटर का यूज़ करके उसको बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हो। बाकी जो पोस्टूरल ड्रेनेज है और जो ये आपका वाइब्रेशन मेथड है, जो आपका क्लैपिंग परकशन मेथड है, ये आप डिजीज़ कंडीशंस में लेते हो, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में ले रहे हो, निमोनिया में ले रहे हो, सीओपीडी में ले रहे हो। जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कफिंग एक्सरसाइज है, वो आप हर किसी पल्मोनरी में दे सकते हो। एक नॉर्मल अगर मैं बात करूँ एडल्ट की, ओल्ड एज की, चाइल्ड की, इन्फेंट्स की, हर एक पर्सन इसको कर सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको पता है कितनी जल्दी आपका डीप ब्रीथ इंक्रीज़ कर देती है, आपकी पावर इंक्रीज़ कर देती है, होल्डिंग इंक्रीज़ कर देती है एयर की। आफ्टर दैट हम एट लास्ट डिस्कस करते हैं सीपीटी का एकदम कंक्लूजन। सीपीटी आपका सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके सबसे ज़्यादा ये पल्मोनरी रिलेटेड डिजीज़ के लिए। ये म्यूकस को क्लियर करता है, कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ आपकी ऑक्सीजनेशन पावर को इम्प्रूव करता है और आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ ओवरऑल इन्हांस होता है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो चेस्ट फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।